Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 41 from the physics of second year. Today we will start our new chapter, electromagnetic induction, chapter number 14. Today's learning objectives are as under. First SLO. Describe the electromagnetic induction with simple experiments. Explain the factors affecting magnitude and direction of induced EMF. Electromagnetic induction. The phenomena that whenever the magnetic flux linking a closed loop is changed, there is an induced EMF in the loop and is called electromagnetic induction. अगर आपके पास कोई भी लूप है, मतलब वो किसी भी शेप में है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, लूप का एक्चुअली कहते हैं किसी भी क्लोज्ड पाथ को, वो क्लोज्ड पाथ आपके पास, आप वायर का एक क्लोज्ड पाथ बना लें, एक स्ट्रेट वायर है, आप उसको सर्कल में तो कर लें, वो सर्कुलर लूप बन जाएगा. अगर आप उसको रेक्टेंगल बना लें, वो रेक्टेंगुलर लूप बन जाएगा. तो इस तरह से आप कोई भी उसको रैंडमली कोई भी शेप दे दें. अब उस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें. ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा कि आप देखेंगे कि उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये होता है कि आपको उसमें करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा. गैल्वानोमीटर या एमीटर लगा के आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. और ऑब्वियसली करंट उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब कोई उसमें वोल्टेज सोर्स होता है. तो अगर तो वोल्टेज सोर्स आपको सर्किट में नजर आए कि आपने कोई सेल या बैटरी कुछ या कोई और सोर्स लगाया हुआ है जिससे प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर तो आप उसको जस्ट ईएमएफ ही कहेंगे. लेकिन अगर कोई भी आपने बैटरी सेल एटीसी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इसके बावजूद भी कॉइल में आपको नजर आ रहा है कि ईएमएफ या करंट है, तो उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस फिनोमिना के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर आर कॉइल. ठीक है, जो भी कंडक्टर है, जो भी कॉइल है, उसमें से फ्लक्स लिंकिंग को, जो भी फ्लक्स उससे गुजर रहा है, फ्लक्स लिंकिंग का मतलब वो फ्लक्स जो उस कॉइल या कंडक्टर में से गुजर रहा है, तो अगर उसको आप चेंज करते हैं तो इसका मतलब है उसमें ये ईएमएफ इंड्यूस होगी. अच्छा, हमने इस डेफिनेशन में इंड्यूस्ड करंट की बात क्यों नहीं की? हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ ही की बात क्यों की है? तो उसकी रीज़न ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मोर जनरल वर्ड है देन दैट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. मिसाल के तौर पे आप लूप की बजाय एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया स्ट्रेट कंडक्टर. अब उस स्ट्रेट कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करवाते हैं, या जो भी आप प्रोसेस करते हैं उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद है उस कंडक्टर में कम या ज़्यादा हो रही है. अब चूंकि वो कंडक्टर क्लोज्ड पाथ नहीं है तो उसमें करंट तो फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि करंट के फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, तो ईएमएफ क्लोज पाथ हो या ना हो प्रोड्यूस होती है. इसलिए ईएमएफ जो है वो मोर जनरल वर्ड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का वर्ड यूज किया गया है. और यहाँ पे लूप के साथ आप कॉमा करके ब्रैकेट में कंडक्टर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया आपको. अच्छा, फ्लक्स लिंकेज की बात की गई है. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज. यानी कि अगर आप में से आपके पास एक ऐसी कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स 2 हैं और उसमें से 5 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो फ्लक्स लिंकेज आपसे पूछा जाए तो वो 5 × 2 होगा, तो इसका मतलब है 10. ठीक है, फ्लक्स लिंकेज का यूनिट क्या होगा? तो आंसर है वही यूनिट होगा जो कि फ्लक्स का होता है, जो कि वेबर है. जी, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, एसएलओ उसी एसएलओ का हिस्सा है. सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं. इट वाज मेड बाय माइकल फेराडे. उसने एक कॉइल ली, उस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया. उसके बाद एक बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया और फिर कॉइल से अवे मूव किया.
तो उसने ये देखा कि जो गैल्वानोमीटर की नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जब हम इसकी तरफ मूव करवा रहे हैं तो फर्ज कर लें वो पॉजिटिव की तरफ है, तो जब हम इसे अवे मूव करवाते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। तो ये इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और फिर बाद में यही उसने कंक्लूड किया कि एक्चुअली आप सब जानते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है इससे अगर तो आप इसको स्टेशनरी रखेंगे तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से एमिट होती हुई ये साउथ में जाती हैं, तो यहाँ ऐसे यानी फ़र्ज़ कर लेंगे ऐसे होती हुई, तो आपके सामने जहन में एक स्केच होना चाहिए। अगर तो मैं इस बार मैग्नेट को यहाँ पे स्टेशनरी रखता हूँ तो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा, ठीक है, बट वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखिएगा, सिर्फ ये फिनोमेना उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप इसमें से फ्लक्स गुजारते नहीं हैं बल्कि उस फ्लक्स को चेंज होता है। अगर यहाँ से 10 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, 100 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो रही, तो वो वहाँ पे जो करंट जो है या ईएमएफ है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स गुजरने से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि फ्लक्स के चेंज होने से। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। इनफैक्ट चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, जब आप इसको मूव करवाते हैं तो फ्लक्स इसमें से ज़्यादा गुजरता है और जब आप इसको अवे मूव करवाते हैं तो फ्लक्स कम होता है। जब फ्लक्स ज़्यादा होता है तो वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में अगर शो कर रहा है फ़र्ज़ कर लें, तो जब फ्लक्स कम होगा तो उतना ही करंट वो नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर देगा। इसी एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, by bringing the magnet close to the coil or moving it away from it also change the direction of the current। ये बात वही है जो उसी एक्सपेरिमेंट ही को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब देखिए, जब इस नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो अब करंट इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। अब जैसे आपने अवे मूव किया, अब करंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि अगर आप एक करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं जब वो आ रहा था, तो जब वो ये दूर जाएगा तो इसमें से वो चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ इस एरो के कलर पे गौर कीजिएगा, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये वो फ्लक्स है जो फ्लक्स लिंकेज है, यानी कि वो फ्लक्स जो इस कॉइल के अंदर से गुजर रहा है। अच्छा, जब ये यहाँ पे था तो अब इसमें से एक फ्लक्स लिंकेज कितना है, 1, अब 3 हो गया, अब तकरीबन 6 हो गया था या 5 हो गया था, अब फिर कम होता जा रहा है। तो इस तरह से इसको करीब मूव करवाने से जो फ्लक्स लिंकेज है उसमें इंक्रीज आती है और जब मूव अवे करता है तो फ्लक्स लिंकेज में डिक्रीज आती है। तो दोनों सूरत हाल में जो फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो बाद में हम ये डायरेक्शन की रीजंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसी बात को इतना ही याद रख लें कि उसमें ईएमएफ और करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जब मूविंग अवे कर रहा है या मूविंग टुवर्ड्स कर रहा है। In case the magnet is held stationary, there is no current. अच्छा, सिमिलरली when the, अगर इसे एक और हल भी किया जा सकता था कि आप नॉर्थ पोल को जब लेकर आ रहे हैं, the galvanometer shows deflection in one direction। अगर आप साउथ पोल को लेकर आएंगे तो galvanometer shows in deflection in opposite direction, ठीक है। यानी कि अगर आप जो नॉर्थ पोल ला रहे हैं वो एक डायरेक्शन में करंट को शो करता है, डिफ्लेक्शन को, अगर आप साउथ पोल लाएंगे तो वो दूसरी डायरेक्शन में करंट को शो करेगा, ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को यहाँ अगर आप देखें, ये बैटरी और बैटरी के बाद ये कीज है और ये एक सर्किट बनाया गया है, ये एक सर्किट है। इस कॉइल को एक इंसुलेटर, रेड कलर का ये इंसुलेटर है, इसके ऊपर लपेटा गया, तो लिहाजा इलेक्ट्रिकली ये दोनों जो कॉइल्स हैं ये एक दूसरे से अलग हैं। ये एक अलग सर्किट है और ये आपके पास एक अलग सर्किट आ रहा है। जिस सर्किट में आपको ये सोर्स नज़र आए यानी बैटरी, उसको प्राइमरी कॉइल का नाम दे देते हैं, और जिसमें आप आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी कॉइल का नाम दे देते हैं। जिसे इनपुट दे रहे हैं उसे प्राइमरी और जिसे आप आउटपुट ले रहे हैं उसको
सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये हम इसको निकालते हैं की को, ठीक है, दोबारा इसको देख लीजिए। अब ये प्लग की हमने बाहर निकाली, जैसे एंटर की तो फ्लक्स थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ था और मोमेंटरी तौर पे करंट इसने शो किया। अब जैसे निकालेंगे बहुत थोड़ी देर के लिए करंट को शो करेगा, देखिएगा। फिर वो, अच्छा अब इसको फिर अगेन समझिएगा। इसकी रीज़न ये है कि जब आप इसमें से करंट गुजारते हैं, तो जब आप पहले इस कॉइल में करंट बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है, तो जब आपने, और याद रखिएगा इसमें ये जो करंट गुजरा है ये इंड्यूस्ड करंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैटरी इसमें लगी हुई है, बैटरी की वजह से जो करंट होता है वो इंड्यूस्ड करंट नहीं होता, जस्ट आप उसे करंट ही कहेंगे। अच्छा, ये करंट जब इसमें से गुजरता है तो ये सोलिनाइड के तौर पे बिहेव करता है, और सोलिनाइड में से जब करंट गुजरता है तो आप जानते हैं कि वो बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, तो ये बार मैग्नेट बन जाएगा, जैसे आपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। अब इस बार मैग्नेट में के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अब जब ये करंट जब जैसे आप इसको प्लग इन करते हैं तो शुरू में करंट ज़ीरो था और अचानक करंट मैक्सिमम होता है, तो जब वो ज़ीरो से मैक्सिमम होता है ये बहुत क्विकली हो जाता है। तो जितनी देर में ये ज़ीरो से मैक्सिमम होता है सिर्फ उतनी ही देर में इसमें जो वो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़ीरो थी तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी, सिर्फ उतनी ही देर में फ्लक्स चेंज होता है, और वो चेंज होता हुआ फ्लक्स इस कॉइल में से गुजरता है, और वो चेंजिंग जो फ्लक्स है या फ्लक्स लिंकेज जो कि चेंज हो रहा है वो इसमें सिर्फ उसी लम्हे के लिए करंट को इंड्यूस करता है। और जैसे ही आप इसको दोबारा वापस निकालेंगे फिर क्या होगा कि अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैक्सिमम है तो ये देखिए मिनिमम होगा, लेकिन वो भी बड़ा ही शॉर्ट टाइम में होता है। तो जब वो फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम होगा तब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, यानी प्लग इन करेंगे तब भी ये मोमेंटरीली तौर पे फ्लक्स को डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब आप इसको प्लग आउट करेंगे तब भी ये मोमेंटरीली तौर पे करेगा, लेकिन बाद में जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो फिर ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। हालांकि अभी भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, लेकिन चूंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा इस वजह से हम कहते हैं कि वो करंट ज़ीरो है। अच्छा, इसके बरक्स ये डीसी करंट था, अगर आप इसमें से एसी करंट पास करें तो एसी करंट आप जानते हैं कि वो हर लम्हे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या बनेगी वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे हर वक्त वो चेंज हो रही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि सोलिनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला है B = μ0 Ni, यानी वो करंट पे डिपेंड कर रहा होता है, करंट की मैग्नीट्यूड पे। तो जब आप अल्टरनेटिंग लगाएंगे तो अल्टरनेटिंग ऐसा करंट होता है जो हर लम्हे अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होता है। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होगी करंट की आई की वैल्यू चेंज होगी तो बी भी चेंज होगा, जब बी चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हो रहा है वो भी चेंज होगा। तो अगर आप एसी सोर्स लगाएंगे तो मुस्तकिल इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। तो चूंकि एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है तो वो करंट भी इस एसी की वजह से जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो भी मुस्तकिल अपनी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करता रहेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, consider a loop connected with a galvanometer. Let the loop is moved in a magnetic field. The galvanometer still gives reading. By moving the loop in the magnetic field, exposing the loop to a changing magnetic flux which induces current in the loop. अगर आपके पास ये एक लूप है, इस लूप को आप किसी भी तरह से, यानी इस साइड पे फर्ज कर लें एक एक्सिस से लगा हुआ है, तो आप उस एक्सिस के ज़रिए जब एक्सिस को घुमाते हैं तो ये लूप भी इसमें घूमेगा। जैसे ही आप लूप को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके साथ जो एमीटर या गैल्वानोमीटर लगा है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, मींस कि उसमें करंट इंड्यूस हो गया या ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। क्यों इंड्यूस हुआ है आप खुद देख सकते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब ये पैरेलल होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और दरमियान में वो मैक्सिमम से आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम जा रहा है, फिर मिनिमम से आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम जा रहा है। तो इट मीन्स के फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर आगे नेक्स्ट हम जब मोटर या जनरेटर पढ़ेंगे तो इसको मज़ीद डिटेल से भी हम देखेंगे। डायग्राम्स बेशक वही सिंपल सी बना लिया करें जो आपकी बुक्स में गिवन है, एनिमेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. It has been observed through experiments that induced EMF
लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। ठीक है, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त तक रहेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ भी कांस्टेंट हो जाएगी। रैपिड चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स काजेज, ठीक है, केसेस नहीं है, काजेज मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। The magnitude of the induced EMF and the current is thus proportional to the rate of change of magnetic flux। यानी कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को जितनी तेज़ी से चेंज करेंगे EMF उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। Magnitude of the induced EMF and the current also depends upon the number of turns in the coil and its area linking the magnetic field। कि वो जो लूप है जिसमें से गुजर रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड अच्छा, व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉड नियरर टू द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट एडजस्ट इन सच अ मैनर दैट द फेस ऑफ द कॉइल टू द मैग्नेट बिकम साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको बेसिकली ये लेंजेस लॉ है, तो लेंजेस लॉ में ही हम इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको मेमोराइज कर लें। लेंजेस लॉ इंशाल्लाह आपका ये 43rd लेक्चर बनेगा, तो उस या शायद 42nd नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, तो उसमें हम इस डायरेक्शन को मज़ीद देखेंगे कि आखिर ये लास्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। अच्छा, state and explain the Faraday's law of electromagnetic induction. It states that the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the coil। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। ठीक है, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, उसके लिए हम इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ की बजाय आप जैसे ऊपर लिखिएगा चेंज, रेट नहीं लिखना आपने लिखना है चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो अब फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला था एन फाई, तो चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैंने आपसे कहा था वो एन डेल्टा फाई होगा, टोटल टाइम लेट से वो डेल्टा टी है, और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो के आ जाएगा, एस आई वैल्यू जो है के की जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। और यही बेसिकली आपके पास फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इसमें जो है डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। फेराडे, जैसे नीचे में लिखा है, फेराडे प्रोपोज्ड two laws of electromagnetic induction। Number 1, a changing magnetic field induced an electromagnetic force in the conductor, या electromotive force भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कंडक्टर। ये अभी हमने पढ़े थे, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे हैं उसमें सिर्फ यही देखा है कि जैसे माइकल फेराडे ने बताया था कि अगर आप कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो ये उसका एक फर्स्ट लॉ था। ठीक है, और सेकंड लॉ उसका क्या था जो मैथमेटिकली उसने हमारे सामने रखा कि वो जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि लास्ट इक्वेशन में माइनस भी आता है। अब ये माइनस किसको शो करता है, माइनस साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है ना, तो अगेन मैं ये दोनों पॉइंट्स छोड़ रहा हूँ लेंजेस लॉ के लिए। लेंजेस लॉ में हम एनिमेशन के साथ इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, कि ये माइनस साइन आखिर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो आप इन दोनों लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट और इस स्लाइड का ये जो माइनस वाला पॉइंट है, इसको लेंजेस लॉ के लिए आप इसको छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद है गिव एप्लीकेशन ऑफ फेराडेज लॉ। फेराडे लॉ के ज़रिए आप बेसिकली जो अर्थक्वेक है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जी, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अर्थ सरफेस नोन एज द क्रस्ट। ये जो नीचे वाली कोर है ये रेड कलर की,
जैसे आप जानते हैं कि अर्थ की जो है वो 3 सरफेसेस होती हैं, मिडल में कोर, उसके ऊपर मेंटल और उसके ऊपर क्रस्ट। तो ये जो मेंटल है ये उसकी एक अपर लेयर शो की गई है और इसके ऊपर मेंटल के ऊपर आपको ये क्रस्ट नज़र आ रहा है। तो ये 2 प्लेट्स हैं बेसिकली, और ये 2 प्लेट्स यहाँ से हमवार नहीं होती, यहाँ तो आपको हमवार सी लग रही हैं बड़ी पैरेलल स्मूथली। एक्चुअली ये यहाँ पे स्मूथ नहीं होती बल्कि बड़ी ही जिगजैग किस्म की होती हैं। तो इस तरह से जब ये 2 प्लेट्स स्लाइड करती हैं तो इनके दरमियान फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, और उन शॉक वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक्स वगैरह डेली आते रहते हैं, मिलियन ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन बाज़-ओ-क़ात ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत लार्ज स्केल पे होती है, जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक का स्केल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और वो फील भी किया जा सकता है। ठीक है, और अर्थक्वेक कैन हैपन एनीवेयर, लैंड, माउंटेन्स एंड ओशंस। Measurement of earthquake. To measure the earthquake, we use a device which is called a seismometer. Okay? It is used by seismologists in order to detect earthquakes. Inertial seismometer. Seismometer basically ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए आप earthquake को measure करते हैं कि वो किस स्केल का है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेस्मोमीटर भी अवेलेबल हैं। हमारे उसमें ये 2 स्टडी हमने करने हैं, इनर्शियल सेस्मोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेस्मोमीटर। तो इनर्शियल सेस्मोमीटर को देखिएगा, बुक में आपकी जो डायग्राम है वो इससे मिलती जुलती है, इसलिए मैंने आपके सामने ये शो किया, वरना समझने के लिए आपके लिए ये एनिमेशन बहुत ईजी रहेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ चूँकि लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है तो इस वजह से हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल सेस्मोमीटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग मैस सिस्टम, ये देख सकते हैं आप, ये स्प्रिंग है, ये मैस है, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम बन जाएगा, विच रिकॉर्ड्स द वाइब्रेशन इन अर्थ सरफेस एंड विल पिक अप इवन द स्लाइटेस्ट वाइब्रेशन। इसको हम बेसिकली रखते हैं एक बॉडी के साथ, ठीक है, वो बॉडी यहाँ पे टेबल पे या जहाँ भी है ये फिक्स होती है ये बॉडी, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये भी इसके साथ उसी तरह से अप या डाउन जैसे भी होगी वो मूव करेगी। अब ये चूँकि वर्टिकल है तो ये वर्टिकल जो है या किसी एंगल पे आते हुए को किस तरह से मेजर करता है वो आप देख सकते हैं अर्थक्वेक को। दिस इज रिकॉर्डेड ऑन अ शीट, तो ये बेसिकली एक शीट पे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको ये नज़र आ सकता है, ये एक शीट है और इस शीट पे ये ठीक है रिकॉर्ड कर रहा है, और शीट ऑफ पेपर अंडर द सेस्मोग्राफ, ये जो इस सिलेंडर के ऊपर ये लपेटा होता है ये शीट ऑफ पेपर होता है, इसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। और इसके साथ ये पेन जो है ये एक नीडल की शक्ल में होता है, और नीडल की शक्ल में एक पेन होता है जो कि रिकॉर्ड करता है यहाँ पे। और व्हेन देयर आर वाइब्रेशंस द नीडल मूव्स काजिंग बिगर लाइंस। तो ये देखिएगा जैसे ही ये वेव यहाँ पे आके टकराएगी, ये रेड वाली देखिएगा दोबारा यहाँ से ये, ठीक है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड करता है, और अगर ये रिकॉर्डिंग आप डिटेल से देखेंगे तो वो नियर अबाउट इस तरह से ये हमारे पास रिकॉर्डिंग बन जाएगी, तो जिससे हमें मालूम हो जाता है कि स्मूथ अगर नहीं है तो इस तरह से। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेस्मोमीटर। जो अदर काइंड ऑफ हमारे पास सेस्मोमीटर हैं, दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट परफॉर्म्स रिसीव्ड वाइब्रेशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। सबसे पहले जो भी उसे एनर्जी मिलती है वो उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट, ये एक परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास, और ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। ये इस कॉइल में भी कोई करंट नहीं है फ़िलहाल, और इसमें भी कोई करंट नहीं है, और ये जो मैग्नेट है ये स्प्रिंग के ज़रिए इस बॉडी के साथ है, और ये बॉडी यहाँ टेबल में या ज़मीन में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है नेल्स के साथ जो है फिक्स की जाती है, ठीक है। तो जैसे ही अगर अर्थक्वेक आता है तो ये बॉडी वाइब्रेट करेगी, इसके साथ ये जो स्प्रिंग्स हैं और ये, तो ये सारा ये परमानेंट मैग्नेट जो है ये
भी ऑब्वियसली पूरी सिस्टम में वाइब्रेशन आ जाएगी, और जब पूरे सिस्टम में वाइब्रेशन आएगी तो उससे होगा क्या कि फ्लक्स जो है इसमें से, ठीक है, चेंज होगा। अभी ये दोनों स्टेशनरी हैं, जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो ऑब्वियसली मूवमेंट शुरू हो जाती है। जब मूवमेंट शुरू होगी तो जो फ्लक्स है अब वो इसमें से कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब ऑब्वियसली मूवमेंट होगी, अगर फ़र्ज़ कर लें ये अप डाउन मूव करता है तो कभी इसमें से फ्लक्स कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, तो चेंज ऑफ फ्लक्स इस कॉइल में से होगा। अब वो चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईएमएफ में। ईएमएफ का मतलब है वो वोल्टेज में, और यही बात आपको यहाँ पे बताई गई थी कि ये इसकी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। तो और फिर उस वोल्टेज को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेस्मोमीटर को यूज़ करते हैं। सेस्मोलॉजी ये फील्ड होती है, ठीक है। और ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।